राधा और पवन का पापड़ का व्यापार था। राधा पापड़ बनाकर रखती थी और पवन उन्हें बेचता था, जिसकी वजह से वे पापड़ वाली राधा के नाम से जानी जाती थी। वो तरह तरह के पापड़ बनाती थी, कभी मूंग दाल के, कभी आलू के, कभी सूजी के, तो कभी मैदे के। राधा जी, आपने जो लहसुन के पापड़ बनाए थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। मेरी आगरा वाली चाची को वो बहुत पसंद आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बनाए हुए पापड़ अब आगरा में भी पसंद किए जा रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे तो पैकेट वही पापड़ चाहिए। मेरी चाची को वो बहुत पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे घर पर भिजवा देती हूँ। अजय, सुनते हो, सामने वाले घर में पापड़ पहुँचाने हैं। हाँ, तुम पापड़ बनाती रहो और मैं बेचता रहता हूँ। बस यही काम रह गया है। मुझको और तो कुछ काम है नहीं। तो क्या हुआ, तुम्हें तो बस पापड़ देकर आना होता है। तुम्हें क्या पता पापड़ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तरह तरह की पापड़ बनाती हूँ मैं, उनमें मसाले नाप तोल कर डालती हूँ, जिससे सभी को वो पापड़ पसंद आए। एक दिन चौल में पानी को लेकर राधा का सुमन से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से राधा सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर सुमन के मन में ये बदले की आग दहकने लगती है। हम दिन रात ऑफिस में मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना ये खाली पापड़ बेचकर ही कमा लेती है। घर में बैठकर थोड़े पापड़ क्या बना लिए, इसमें तो घमंड आ गया। इसका घमंड तो तोड़ना ही होगा। सुमन मौका देखकर उसके घर में आग लगा देती है, जिससे उसका घर धूं धूं करके जलने लगता है। जब राधा को ये दिखता है तो वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरा घर धूं धूं करके जल रहा है। मैं जरा सा घर से बाहर क्या गई, न जाने ये आग कैसे लग गई। सब कुछ जलकर तबाह हो गया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे। पूजा और पवन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने नसीब को कोस रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक कुकर मिलता है। ये तो मेरी माँ का कुकर है। इसमें माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनती थी। अब बस सासू माँ का आशीर्वाद ही बचा है, इसी से हमें सहारा मिलेगा। मैं बाजार दाल चावल लेने गई थी। ये दाल चावल ही अब हमारे पास बचे हैं। इन्हीं को मिलाकर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। कम से कम पेट तो भरेगा, फिर आगे की सोचेंगे क्या करना है। राधा खिचड़ी बनाकर तैयार करती है। तब तक रात हो गई होती है। वहाँ पर एक नौजवान आता है और राधा से कहता है, सुनिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सारे होटल भी बंद हो चुके हैं। मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं यहाँ पर नया आया हूँ और किसी को जानता भी नहीं। आपको देखा तो सोचा आपसे ही मदद ले लेता हूँ। हमने तो खिचड़ी बनाई है, अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं। ये लो, आप खिचड़ी खा लो। अशोक जब खिचड़ी खाता है तो उसको वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। वो और खिचड़ी मांगता है। हे भगवान, मैंने तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाई थी। मेहमान को तो और खिचड़ी चाहिए, क्या करूं? अब समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ कुकर में थोड़ी सी खिचड़ी बची हो तो। राधा जैसे ही कुकर में देखती है तो कुकर खिचड़ी से भरा हुआ होता है। उसे बहुत ही अचंभा होता है और वो पवन को सारी बात बताती है। ये मेरी माँ का कुकर है। बुरे वक्त में माँ हमारी सहायता कर रही है। ये कुकर जादुई है। मुझे लगता है कि इसमें कभी खिचड़ी खत्म ही नहीं होगी। माँ के आशीर्वाद से हम इसी से आगे बढ़ेंगे। बुरे वक्त में यही हमारे काम आएगा। पवन और राधा जितनी खिचड़ी उसमें से निकालते, वो कुकर फिर से उतना ही भर जाता। उधर अशोक को उनके हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद आती है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है, आपके हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी है कि मुझे अपने होटल के लिए स्पेशल डिश मिल गया है। मैं एक होटल का मैनेजर हूँ और अपने होटल के लिए स्पेशल डिश ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिल रही थी। आपके हाथों में तो जादू है। क्या आप मेरे होटल के लिए काम करेंगे? दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, परंतु वो एक होटल में काम करने के साथ साथ अपना एक अलग ठेला भी लगाते हैं, जिसमें वो खिचड़ी और पापड़ बेचते हैं। वो खिचड़ी और पापड़ जादुई बन जाते हैं, जिससे लोगों की बहुत मदद होती है। गरीब लोगों को वो मुफ्त में खिचड़ी और पापड़ खिलाते, जिससे गरीबों का पेट भरता है और उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। हमारी ये खिचड़ी पापड़ सासू माँ के आशीर्वाद से जादुई हो गया है। इससे सभी रोग दूर होते हैं। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे वजह से लोग अपनी परेशानी से मुक्त हो रहे हैं। हाँ राधा, इसीलिए तो मैं काम के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता रहता हूँ। राधा और पवन उस खिचड़ी पापड़ की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और अमीर भी होते जा रहे थे। ये बात सुमन को पसंद नहीं आ रही थी।
वो जब जादुई खिचड़ी पापड़ के बारे में सुनती है तो वो उसे चुराने की सोचती है। एक वक्त में राधा ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। अब मैं बताऊंगी कि बदला क्या होता है। मैं उसकी खिचड़ी पापड़ को चुरा लाऊंगी और जब खिचड़ी पापड़ उसके पास नहीं रहेंगे तो वो लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। सुमन रात के अंधेरे में राधा के घर पहुंच जाती है और मौका पाकर घर में घुस जाती है। अच्छा मौका है, राधा और पवन सोए हुए हैं। खिचड़ी और पापड़ रसोई में ही रखे हुए होंगे। मैं अभी वहाँ से दोनों चीजों को लाकर अपने साथ ले जाती हूँ। सुमन रसोई में जाकर कुकर और पापड़ देखती है। जैसे ही उन्हें हाथ लगाती है तो कुकर फट जाता है और सारी खिचड़ी उसके मुंह पर लग जाती है। वो गर्म खिचड़ी की वजह से चिल्लाने लगती है। तभी राधा वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुम्हारी ये जादुई खिचड़ी और पापड़ चुराने आई थी, पर मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे बचाओ और यहाँ से जाने दो। मैं आज से इस तरफ मुंह करके भी नहीं सोऊंगी। सुमन वहाँ से भाग जाती है और वहीं दूसरी ओर राधा पवन लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो सभी के फेवरेट बन जाते हैं। माया के माता पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। एक बार नई बन रही बिल्डिंग की छत टूट जाने से उसके चाचा शंकर ने जब ये खबर सुनी तो माया को अपने साथ ले आए, परंतु घर आने पर इस मनहूस को क्यों उठा लाए? अपने माता पिता को तो पहले ही खा गई, अब हमें भी खाएगी तो? कैसी बातें करती हो? इसमें इस मासूम का क्या दोष है? जैसे हम खाएंगे वैसे ही उसको भी 2 रोटी खिला देंगे। उस पर ये एक और मुसीबत उठा लाए। जा बेटी, अपना सामान कामिनी के पलंग के नीचे रख दे। बापू, मेरे पलंग के नीचे कितना सारा सामान पड़ा है, ये कहाँ रखेगी अपना सामान? कामिनी, अपनी माँ की बोली मत बोलो। अब से माया इसी घर में रहेगी। इस घर में मैं कमा कर लाता हूँ, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। आओ माया, अपना सामान रख दो। दोनों माँ बेटी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हे ईश्वर, मेरे माता पिता के साथ मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माया 16 साल की खूबसूरत लड़की थी। 11वीं की परीक्षा दे चुकी थी। इतना तो समझ में आ ही गया था कि चाचा के सिवाय और कोई अपना नहीं था। उसने अपना सामान ले जाकर कामिनी के पलंग के नीचे रख दिया और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। चाची, कुछ करना है तो बता दो। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे उसे कुछ खाने पीने को तो दो। शोभा ने भुनभुनाते हुए उसके सामने थाली रख दिया। माया सुबह से भूखी थी, पर उसे अपमान के मारे कुछ भी खाया नहीं गया। वो कामिनी के कमरे में जाकर जमीन पर ही अपना चादर बिछाकर सो गई। 1 घंटे बाद, ओ महारानी, उठकर घर के सारे बर्तन धो डालो और शाम के लिए खाना बना लो। चाची, क्या बनाना है? सब्जी रोटी ही बनेगी, और क्या बनेगा? माया ने खाना बना लिया था। चाची और कामिनी ने कोई काम नहीं किया। उसको आए 6 महीने बीत गए। सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। कभी कभी शंकर माया को काम करते देखता तो, तुम दोनों भी कुछ काम कर लिया करो। देखो कामिनी कितनी मोटी हो रही है बैठे बैठे। तुम अपनी बेटी को ही कोसते रहो, मैं तो सारे काम करती हूँ। तुम्हारी लाडली माया तो अभी अभी सोकर उठी है। माया सब सुनती पर कुछ ना बोल पाती। एक दिन चाची ने उसे पानी मांगा। लाने में थोड़ी देर हो गई तो उसने चूल्हे की जलती लकड़ी से उसके पैरों में मार दिया। माया बिलबिला उठी। शाम को जब शंकर आया तो, चाचा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं? तुम्हारा गांव जाना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कल सुबह तुम्हें ले चलूंगा। माया सारी रात दर्द के मारे सो नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो अपना सामान लेकर चाचा के पास आ गई। चाचा जी, मैं तैयार हूँ, चलिए। तब तक, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा चाचा, इसको बुखार है। शंकर चुपचाप माया की ओर देखता रहा। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वो जैसे ही बाहर निकलने वाली थी कि, माँ, इसका सामान देखो, कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है। दोनों माँ बेटी सोच रही थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा, इसलिए तरह तरह की बाधा डाल रही थी। उसके सामान को हाथ लगाकर तो देखो, टांगे तोड़ दूंगा। वो बेचारी तुम लोगों की कोई शिकायत नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जा बेटी, जा।
माया ने अपना सामान उठाया। चाचा ने उसे 20 रुपए किराए के लिए दे दिए। वो अपने गांव की बस में आकर बैठ गई। अपने माता पिता की याद में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घर आई, ताला खोला और अंदर आ गई। पहले उसने घर की सफाई की, फिर नहा धोकर अपने लिए कुछ खाने को बनाया। माता पिता थे तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अब मुझे अकेले ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। वो आराम करके उठी तभी पड़ोस वाली, बिटिया ताला बंद करके कहीं चली गई थी? तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी। माया ने खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि उसके माता पिता जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम करते थे वहां से मुआवजे के रुपए में 20-20 हजार यानी 40,000 रुपए मिलेंगे। ओहो, मुझे तो कल ही शहर जाना होगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसने अपनी माँ का संदूक खोला तो उसमें एक छोटा सा पर्स रखा था जिसमें कुछ रुपए पड़े थे। कितनी मुश्किल से माँ ने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। आज वो मेरे काम आ रहे हैं। जैसे भी हो मुझे वहाँ जाना ही होगा। उसने पर्स से सारे पैसे निकाल लिए और दूसरे दिन शहर चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मिलने के लिए उसे 6 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, लेकिन अंत में उसने उसे 20-20 हजार के 2 चेक दे दिए। माया, तुम पढ़ी लिखी हो, चाहो तो हमारी कंपनी में क्लर्क का काम शुरू कर सकती हो। नहीं सर, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। माया घर चली आई। पैसों के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने माँ का संदूक खोला कि बचे हुए पैसे उसमें रख दे, पर उसकी आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि माँ का पर्स तो फिर से भर गया था। वो दिन भर की थकी थी, इसलिए उसने ज्यादा माथापच्ची नहीं की। बचे हुए पैसे पर्स में रख दिए, अपने लिए कुछ खाने को बनाया और खा पीकर सो गई। रात में उसके सपने में उसकी माँ आई। माया, मेरी पर्स में रखे हुए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जो चेक तुझे मिला है वो बैंक में जमा कर दे। जब तू बहुत छोटी थी तब से मैंने ये सारे पैसे तेरे लिए इकट्ठा किए हैं। माँ, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना ये पैसे मेरे किस काम के नहीं है। तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे बैंक में अकाउंट भी खोलना होगा। दूसरे दिन उसने गांव के बैंक में अकाउंट खोल दिया और उसमें चेक जमा कर दिया। उसका काम माँ के पर्स में पड़े पैसों से चल जाता था। अब मुझे अपना स्कूल शुरू कर देना चाहिए। यही सोचकर वो दूसरे दिन स्कूल पहुँच गई। उसकी प्रिंसिपल ने उसे देखते ही, माया, बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बाकी है। ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकती हो? मैडम, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। प्रिंसिपल ने उसको स्कूल लाने की परमिशन दे दी। दूसरे दिन उसने अपनी माँ का पर्स खोलकर पैसे निकाल लिए और अपनी किताबें खरीद ली। उसका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। उसने जब परीक्षा दी तो अपने स्कूल में उसने टॉप किया। माया, हमें तुम पर गर्व है। स्कूल की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि तुम आगे की पढ़ाई कर सको। मैडम, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। शहर जाकर यूनिवर्सिटी के डीन से मिल लो और उन्हें ये चिट्ठी दिखा देना। तुम्हारे लिए हॉस्टल का भी इंतजाम हो जाएगा। माया का एडमिशन हो गया। वो माँ का पर्स ले जाना नहीं भूली थी। वो ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठी और ऑफिसर भी बन गई। उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहाँ उसके चाचा का घर था। एक दिन उसने देखा कि चाची अपने बच्चों के साथ उसके घर आई। आते ही, बिटिया, तुम तो हमें भूल ही गई। हमारी भी खोज खबर ले लेती। हमारी बिटिया इतनी बड़ी अफसर है और हम झोपड़ी में रहते हैं। चाची, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी। अब से आप लोग हमारे पास ही रहेंगी। कल ही मैं ड्राइवर को भेजकर आप लोगों का सामान मंगवा लूंगी। पर चाचा कहाँ है? तुम्हारे चले जाने के बाद वो हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। चाची, आपने खबर भी नहीं की। माया ने सबको अपने घर में शरण दे दी। चाची, कामिनी और उनका बेटा सब एक साथ रहने लगे। माया ने न सिर्फ कामिनी और मुन्ना की शादी का सारा खर्च उठाया, बल्कि उनकी शादी के बाद चाची को भी अपने पास ही रखा। कभी कभी तुम्हारे जैसे हीरे की हमने कदर नहीं समझी,
इसलिए ही तुम्हारे चाचा हमें छोड़कर चले गए। सही कहा है आपने, कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। बिटिया, अब तुम भी शादी कर लो। चाची, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी। माया मुस्कुराकर चाची के गले लग गई। माँ, अगर तुम्हारा जादुई पर्स ना मिलता तो मैं भी किसी बिल्डिंग में तुम्हारी तरह मजदूरी करते करते मर जाती। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना, मुझे काम पर भी जाना है। आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है, तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी, हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था, लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ,
मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए। क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है। किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है।